नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल डिजिटल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारा चैनल उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वहां पर राजनीतिक चर्चा, चुनावी चर्चा प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें हम जाते हैं, वहां के जो भी प्रत्याशी होते हैं उनसे मिलते हैं तथा वहां की जमीनी हकीकत को जनता के से रूबरू करते हैं कि क्या स्थिति, क्या उनसे प्रत्याशी है। तो आज हम लोग आए हैं फतेहपुर जिला के जहानाबाद विधानसभा सीट में, जानेंगे इस विधानसभा सीट का क्या हाल है। तो आज हमारे जो चैनल में यहाँ के जो प्रत्याशी रहे हैं, पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं आदित्य पांडे जी, उनसे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि बहन जी ने इनको दोबारा से बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट देकर जहानाबाद सीट से उतारा है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा अपने चैनल में। नमस्कार सर। धन्यवाद। तो क्योंकि आप पहले भी पूर्व विधायक रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से और बहन जी ने दोबारा से आपको टिकट देकर उतारा है मैदान में, तो सबसे पहले आप हमें अपनी जनता को अपना परिचय दीजिए पूरा। मैं मौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम काहू का रहने वाला हूं और छात्र राजनीति कानपुर विश्वविद्यालय की जी, और 1999 में बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से ज्वाइन की और 2002 में भी बहुजन समाज पार्टी ने जहानाबाद से मुझे प्रत्याशी बनाकर उतारा था। बहुत नज़दीकी मुकाबले में लगभग 300 वोट से मैं पीछे रह गया और तब से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूँ। क्योंकि जहानाबाद विधानसभा की सीट की बात करें तो इसका एक इतिहास है। यहाँ पे पार्टी के चिन्ह पर वोट नहीं मिलता, यहाँ व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट मिलता है। तो इसमें कहाँ तक आप समर्थन करते हैं इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल सही है जी। जहानाबाद की जनता बहुत ही जागरूक है जी, विकास के मामले में, अपने अधिकारों के मामले में, और चूंकि ये बहुत बीहड़ का क्षेत्र है, यहाँ से इस विधानसभा में 5 नदियाँ गुजरती हैं, गंगा, यमुना, रिंद, नोन और बांडू जी। बड़ा क्षेत्र है, लोग विकास की अपेक्षा करते हैं। सन 1969 में पंडित उदित नारायण शर्मा बीकेडी से जीते, प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री बने। उन्होंने काफ़ी विकास कराया था, सड़कों का और सिंचाई का। लोग उनको याद करते हैं और जनता जागरूक है कि हमें विकास करने वाला एमएलए चाहिए। तो जहाँ तक बात करें तो अभी जो पूर्व विधायक थे आपके, तो वो भी, उनको भी मंत्री पद का दर्जा दिया गया जैकी जी को, और 5 साल वो विधानसभा में रहे और इस बार शायद उनको टिकट यहाँ से नहीं दिया। क्या कारण रहे है? 5 साल उन्होंने सिर्फ, मैं तो कहूँगा कि विदेशों में और बड़े बड़े शहरों में ऐश की, मंत्री पद का लाभ उठाया। उनके परिवार वालों ने यहाँ गरीब जनता के जो अधिकारों था उनका हनन किया और लूटने का काम किया। और जब वो मैदान में उतरे तो उनके और उनके परिजनों के, यहाँ के लोगों ने खदेड़ने का काम किया, एक तरह से वापस किया गांव से और अपमानित किया, और घबरा करके वे सीट छोड़ करके बिनकी विधानसभा चले गए। जहाँ तक हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश और विधानसभा चुनाव जहाँ नाम आता है तो सबसे पहले जातीय समीकरण आता है और धर्म का समीकरण आता है। तो आपके क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या है? इस विधानसभा ऐसी विधानसभा है, कोई जात विशेष बहुत ज़्यादा नहीं है जी जी जी। यहाँ अगर शेड्यूल कास्ट का मतदाता लगभग 70,000 के आसपास है जी, तो पिछड़ी जात का मतदाता भी लगभग 80,000 है। इसके बाद मुस्लिम समाज का भी मतदाता अच्छी तादाद में है और फॉरवर्ड भी बहुत अच्छे हैं। कोई एक जात बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आदमी अगर सोचे कि हम पार्टी का बेस्ट वोट ले करके और हम जीत जाएं अपनी जात के दम पर, तो वो जीतता नहीं है और यहाँ से लगातार दोबारा कोई जीता नहीं है। जी जी, ये यहाँ का इतिहास रहा है। इतिहास है। जहाँ तक आपने बात करी मुस्लिम की, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो भाजपा से नहीं जुड़ता है जहाँ तक के आंकड़े देखे गए, तो मुस्लिम समाज आपके साथ क्या समीकरण चल रहा है मुस्लिम समाज का? मुस्लिम समाज हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में है जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी हैं वो 3 बार यहाँ से विधायक रहे समाजवादी पार्टी से जी जी, और वोट तो ले लेते थे मुस्लिम समाज का समाजवादी के नाम से जी जी, लेकिन उन्होंने कभी मुस्लिम समाज के हितों के बारे में या मुस्लिम समाज का उत्पीड़न न हो प्रशासन के द्वारा और अपराधियों के द्वारा, इस पर उन्होंने कभी कोई गौर नहीं किया। वो उसको वोट बैंक बनाकर चले आते रहे। इस बार मुस्लिम समाज बहुत जागरूक है। वो कहता नहीं, ठीक है, हमें अब अखिलेश यादव और आजम खां को नहीं देखना, मुझे अपने हित देखने हैं
और इसी वजह से मुसलमान बिल्कुल उतर चुका है सड़क पे। नहीं, हम आदित्य पांडे के साथ रहेंगे, बहन कुमारी मायावती के साथ रहेंगे। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। साथ में क्योंकि आप ब्राह्मण हैं जी, तो ब्राह्मण वोटों की क्या स्थिति है, क्योंकि भाजपा से ब्राह्मण बहुत नाराज चल रहा है, कुछ ऐसे मामले आए बीच में, तो ब्राह्मण वोट कैसे जुड़ रहा है? सन 1962 में यहाँ रामकिशोर वर्मा जो कुर्मी जात से, वो यहाँ से MLA बने थे जी। उन्होंने यहाँ जाति राजनीति को पैदा किया जी। और मैं कहूँ कि 1969 के बाद, पंडित उदयनारायण शर्मा के बाद, यहाँ हमारे 6 बार कुर्मी बिरादरी के लोग विभिन्न दलों से जीत करके विधानसभा पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर जात का जहर बो दिया कि किसी भी दल से आए हम उनके साथ चलेंगे। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न, ब्राह्मण समाज तो राष्ट्र की बात करता है, वो जात की बात कभी नहीं करता और विकास की बात करता है, लोगों के भले की बात करता है, पढ़ा लिखा समाज है। लेकिन 60-60 समाचारित जब परिस्थितियाँ बदली और लोगों का उत्पीड़न होने लगा, उनको अधिकार नहीं मिला, तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी हमारे साथ चलने का मन बना लिया और 2007 में भी मेरे साथ चले, वो 2002 में भी चले और आज 2022 में तो इतनी बड़ी तादाद में है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जमानत जब्त होगी, जैसा कि 2002 और 2007 में यही जो पूर्व मंत्री हैं जय कुमार जैकी भाजपा से प्रत्याशी थे, दोनों बार इनकी जमानत जब्त हुई यहाँ से। तो आदित्य पांडे जी बता रहे हैं जो समीकरण यहाँ बन रहा है, हो सकता है कि भाजपा और सपा जैसे जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है, जो समीकरण बन रहे हैं, जो इनकी लहर चल रही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये रहेगा मेरा प्रश्न कि 328 गांवों की बहुत बड़ी विधानसभा है, Yes. तो कैसे आप इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि समय भी कम है, कोविड का प्रोटोकॉल भी है, चुनाव आयोग के प्रतिबंध भी हैं। बहन कुमारी मायावती ने 16 दिसंबर को मुझे बुला करके मेरा टिकट फाइनल कर दिया था। उन्होंने कहा था तैयारी करो और मैं उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी और 26 दिसंबर को हमारे यहाँ बहुत बड़ी रैली थी अमौली में। उस रैली ने बता दिया जी कि यहाँ कोई लहर नहीं चलेगी, किसी पार्टी की बात नहीं होगी, यहाँ आदित्य पांडे और बहन कुमारी मायावती की चलेगी। बहुत बड़ा जन समुदाय था और बाई चांस उसी दिन समाजवादी पार्टी की भी एक मीटिंग थी, लेकिन उसमें 500 लोग थे, हमारी मीटिंग में 15 से 20 हज़ार लोग थे और उसी दिन से लोगों ने बता दिया था और हम तब से निरंतर जा रहे हैं और एक एक गांव, एक एक मजरे, एक एक पुरों में हम पहुंच जाएंगे। 60% गांव में हम जा चुके हैं, लोगों का आशीर्वाद ले चुके हैं, मिल चुके हैं, उनकी बातें सुन चुके हैं और जो बातें उनको आगे हमें करनी है उनके बारे में भी बता चुके हैं। तो आदित्य पांडे जी ने बताया कि इन्होंने दिसंबर से ही तैयारी आरंभ कर दी थी जन संपर्क करने की, जन संपर्क कर रहे थे, तो ये अपने आप को बहुत ही मजबूत महसूस कर रहे हैं। मजबूती की बात करें अगर, क्योंकि आप पूर्व विधायक रहे, अपने विधायकी समय के कुछ ऐसे कार्य बताइए जिससे जनता आपकी तरफ आकर। आज जो पब्लिक मेरे साथ है जी, उसमें 2 मुद्दे काम कर रहे हैं जी। पहला मुद्दा तो विकास ही है जी। आज जो ये बगल में कानपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, लेकिन मेरी सीमा से है, पावर प्लांट लगा हुआ है नवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का। ये पावर प्लांट मैंने ही माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके यहाँ पर उसको हमने सर्वे कराया था। अच्छा, बसपा सरकार में आया था। यस, और तब उसका नाम था दबसौरा पावर प्लांट। लेकिन तत्कालीन कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, जिनके अंडर में कोयला मंत्रालय के अधीन ये कंपनी आती है नवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, उन्होंने अपने जनपद के लिहाज से उसको अपने यहाँ रेलवे लाइन को उस पार कर लिया, कानपुर हो गया, वरना ये दबसौरा पावर प्लांट के नाम से आया था। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अमौली में 100 बेड का अस्पताल बनवाया हमने, बहुत ज़रूरत थी, अमौली तेरहट क्षेत्र से लगा हुआ है। 100 बेड का अस्पताल बनवाया। जाफरगंज में हमने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। ग्राम काँह में, जो मेरा पत्र गाँव, हमने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। फतेहपुर का जो जिला चिकित्सालय था, माननीय तत्कालीन मंत्री आनंद मिश्रा से मैंने आग्रह करके उसको 55 लाख रुपए रिलीज करा के उसका सौंदर्यीकरण कराया, उसका उच्चीकरण कराया। इसके अलावा इतने सारे काम हैं इस तरह हर बेल्ट में, जहां पर 1.5 किलोमीटर में कोई विद्यालय नहीं था, प्राथमिक और जूनियर। आज आप जाके देख लीजिए, सारी आपको 1.5 किलोमीटर, हर 1.5 किलोमीटर में एक विद्यालय मिलेगा। तेरहाट क्षेत्र में, निषाद बहुल गांव में, जहां लोग अशिक्षित थे। हैंडपंप तो इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहन जी ने दिया था कि पेयजल समस्या हमने उसी साल हल कर दी थी। सिंचाई के मसले में पंडित उदयनारायण शर्मा के दिए हुए जो तमाम ट्यूबवेल थे वो रिबोर मांग रहे थे। हमने बड़ी तादाद में, जयवीर सिंह उस समय हमारे मंत्री थे ये ट्यूबवेल विभाग के, मैंने उनसे आग्रह करके निजी तौर पर तमाम
ट्यूबवेल लाए और उनका हमने रिबोर कराया, नए ट्यूबवेल भी लगवाए। और हमने ये भेदभाव नहीं किया कि इसने हमें वोट नहीं दिया या ये किस काम का है। और आज वही सबसे बड़ा मुद्दा काम कर रहा है कि किसी गांव में जाओ तो बता देता है आदमी कि आपने ये बनवाया था, मैं आपके साथ हूँ। दूसरा मुद्दा प्रशासन का आता है। पता नहीं क्यों ये मिनिस्टर रहे हैं, इसके पहले 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं मानते, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहता था कि ये मुद्दा है, ये जायज़ है, और अगर जायज़ है तो इसको होना है, अगर नाजायज़ है तो मुझे बता दो कि इस वजह से नाजायज़ है, और मैं उसको टाइम टू टाइम दे करके उस पर अमल कराता था। दूसरा मुद्दा ये भी है कि पब्लिक कहती है कि हमको ऐसा एमएलए चाहिए जिसके कहने से अधिकारी बात सुने और हमारा काम हो। तो बहुत अच्छा, देखिए पांडे जी ने बताया कि इन्होंने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य किया आपने, साथ में जो जनता के मुद्दे थे वो प्रशासन के सामने रखना, उस कार्य को कराना। तो इसलिए जनता पूर्ण बहुमत से इनका समर्थन कर रही है जो क्षेत्रों में आप जा रहे हैं। किसानों की बात करें, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आपका रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, और किसानों ने अभी आंदोलन चलाया, ये सब बड़े बड़े मुद्दे रहे हैं। तो किसानों के लिए कैसे आप काम करेंगे, क्या है किसान को उसके अन्ना जानवरों से बचाव हो जाए, जो बाबा जी ने छोड़वा रखा है। यहाँ परेशान है किसान, रात भर रखवाली करता है और दिन में वो खेती में काम करता है, सोएगा कब। और अगर एक दिन कहीं शादी ब्याह में चला गया तो उसका खेत साफ हो जाता है। बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, धर्म से जुड़ना चाहिए, अच्छी बात है, धर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन आपने पता नहीं क्या किया कि इतने सारे अन्ना जानवर हैं, गौशालाएं आपने खोली, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो चले जाते हैं वो ज़्यादा चले जाते हैं उन गौशालाओं में, वहाँ चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ जानवर मर रहे हैं। आप कहते हैं हम गौ रक्षक हैं, हम तो कहेंगे आप गौ भक्षक हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में गौ हत्याएँ कर रहे हैं, इनका पाप भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा है, यहाँ गेहूँ खरीद केंद्र, धान खरीद केंद्रों में दलाल हावी हैं। मैं जब मैं मेले था, मैं खुद जाता था इन केंद्रों में और जा कर के खुद वेट कराता था, परेशानियां किसानों को समझता था। यहाँ के जो अभी हमारे पहले वाले मंत्री जी रहे, उनके पहले वाले विधायक रहे 12 से 22 तक, ये घर में सोते रहे, किसान लुट रहा है। 60 रुपया प्रति क्विंटल का कमीशन दे तो तुरंत तोल जाएगा, नहीं 3 दिन वो पड़ा रहेगा, ट्राली का भाड़ा देगा, मजदूरों को भाड़ा देगा, और फिर उसको तमाम बहाने करके वापस कर दिया जाता रहा है। तीसरे मुद्दा आता है बिजली का। जब मैं मेले था, रामवीर उपाध्याय जी हमारी सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, जितने हमारे यहाँ पावर हाउस थे, सभी पावर हाउसों में हमने डबल ट्रांसफार्मर किए थे। अच्छा। क्योंकि अगर बिजली की आपूर्ति अगर ऊपर से होती है 14 घंटे, तो फिर आपूर्ति हर फीडर में बराबर चले, बाधित न हो। हमारे पहले वाले जो समाजवादी के विधायक थे, इस समय सपा से फिर प्रत्याशी है मदन गोपाल वर्मा जी, इन्होंने पावर हाउस 2-3 बनवाए, तो उन्हीं जो जहां पर हमने डबल किया था, उन्हीं के ट्रांसफार्मर उठवा के इन्होंने उन पर रखवा दिए। पता नहीं उनका बजट पास हुआ, बजट खा लिया गया, क्या हुआ, जांच का विषय है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर वही व्यवस्था हो गई कि ऊपर से 14 घंटे, लेकिन यहाँ डबल शिफ्ट में है, तो पता लगा 7 ही घंटे किसान को मिल रही। सिंचाई की सबसे भी प्रॉब्लम है। आप कहते हैं 1200 रुपये में डीएपी, आपने पहले तो डीएपी का रेट बहुत बढ़ा दिया। 1200 रुपये में डीएपी आपने मैक्सिमम रेट रखा भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन जब किसान खरीदने जाता है तो उसको सोसाइटियों में भी और बाहर भी कालाबाजारी होती, कहा जाता है नहीं। और जब किसान आरजू मिन्नत करता है कि नहीं मेरा खेत बोने को पड़ा है, 10 बोरी दे दीजिए, तो उसको 1400-1500 रुपये में दिया जाता है। कोई लगाम नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। थानों में लूट खसोट मची है। अगर 112 कोई फ़ोन करता है पीड़ित आदमी, तो 112 दोनों को उठा ले जाती है, पीड़ित को भी ले जाती है और जो पीड़ित करता है उसको भी ले जाती है, और बराबर सजा देती है या फिर दोनों से बराबर पैसा वसूल करके छोड़ती है। कोई भी जनप्रतिनिधि इन पर लगाम लगाने के लिए उपलब्ध नहीं है। मंत्री विधायकों के फ़ोन किए जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। मेरा फ़ोन तो 12 बजे रात में भी कोई अगर कहता है तो मैं उठा लेता हूँ। कल रात 12 बजे फ़ोन मेरे पास आया कि जहानाबाद पुलिस ने एक मुस्लिम बिरादरी के लड़के को उठा लिया। मैं 12 बजे रात थाने गया, मैंने पूछा इंस्पेक्टर से वजह क्या है। जब कोई वजह नहीं है, कारण नहीं है, बहानेबाजी कि साहब मैं तो पूछताछ के लिए लाया हूँ। मैंने कहा चलिए 10 तारीख के बाद मैं इसको भी देखूँगा, और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था पहले भी दी है, आवाज़ भी दे रहा हूँ।
तो बहुत बढ़िया बताया। जैसे कि बहन मायावती के टाइम भी प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो वो चीज़ें आपके अंदर दिख रही हैं कि प्रशासन व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी चरमराई हुई है। किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की बहुत सारी अन्य जानवरों की समस्याएं हैं जो प्रदेश भर में हम देखने को मिल रही हैं। गौशालाओं की स्थिति सही नहीं है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। ये सब बड़े मुद्दे हैं क्योंकि ये एक ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीणों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो कि बसपा के प्रत्याशी पांडे जी उसको उठाने का काम कर रहे हैं और साथ में अगर वो विधायक बन के आते हैं तो इन समस्याओं को ख़त्म करेंगे। आदित्य पांडे जी, आपका आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अगर आप विधायक बन के आते हैं तो क्या क्या विकास कार्य हैं जो आपके दिमाग में है कि मैं आऊँगा विधायक बन के तो ये सब खत्म करना? देखिए, बहुत सारा काम हमने 2007 से 12 में किया और 12 में और 17 में किसी भी पार्टी से मुझे टिकट नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों से। जी जी। तो आज वोट हमें अच्छा मिला। मैं निर्दलीय भी लड़ा तो मुझे 25 से 30 हज़ार वोट मेरे काम का मिला। जी जी। आज पार्टी से हूँ, विधानसभा में लहर है, सर्व समाज हमारे साथ है क्योंकि हम जात की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, अच्छे प्रशासन की बात करते हैं। आगे हम कोशिश ये करेंगे कि जो जमुना का पट्टी का क्षेत्र है, नदी के किनारों का क्षेत्र है और देवमई ब्लॉक हमारे यहाँ का लगता है विधानसभा में, जहाँ पर काम नहीं हुआ है। जी। तमाम लोगों ने भ्रष्टाचार प्रधानों ने किया है, खरंजे पड़े हैं, वो भी बड़े मानक के अनुरूप नहीं है। अगर प्रधान खरंजा डलवाता है तो 1 स्क्वायर मीटर में 55 ईंट लगनी चाहिए, लेकिन ये अधिकारी अंधे हैं। 40 ईंट लगी है, कहीं 45 ईंट लगी है और भुगतान पूरे का कर रहे हैं। आज भी अगर ईमानदारी से जांच हो जाएगी तो वो प्रधान जेल में होंगे और बीडीओ सस्पेंड होंगे। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो इस तरह के खराब गांव हैं जिनमें विकास की किरण नहीं है, उन गाँवों में मैं आरसीसी सड़कें बनवाऊँ, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, पानी की टंकियाँ बने, स्वास्थ्य के लिए जहाँ पर अभी ज़रूरत है वहाँ हॉस्पिटल्स बने और विद्युतीकरण के मसले में जहाँ पर भी पावर हाउसेज हमारे अभी डबल शिफ्ट में चल रहे हैं उनमें फिर से 2-1 मशीनें लगें कि पूरे 14 घंटे सप्लाई है तो 14 घंटा सारे फीडर हमारे चलें और अधिकारी टेलीफोन पे उपलब्ध हो। पुलिसिया उत्पीड़न से निजात सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ, चूँकि यहाँ काफ़ी पिछड़ा इलाका है, शिक्षा के मामले में थोड़ा पीछे है अभी ये। जी जी। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम ऐसा करें, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसे दें, ऐसे अधिकारी यहाँ पर लाएं जो पब्लिक की सुने, गरीबों को, मजलूमों को उनको न्याय दें और जो भी गुंडे और बदमाश हैं उनके खिलाफ हमारी पूर्व सरकार में बहन कुमारी मायावती की सरकार में जिस तरह उनको न्याय मिला है उस तरह उनको न्याय मिले। तो पंडित जी ने बताया जनता को कि उनके क्या क्या कार्य रहेंगे अगर वो विधानसभा में विधायक बन के आते हैं। तो आखिरी आप संदेश क्या देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? संदेश जनता में पहुँच चुका है, बताना नहीं है। 26 तारीख को ही मैसेज चला गया था कि यहाँ पर मुद्दा आदित्य पांडे का चलेगा, विकास का चलेगा, यहाँ न यहाँ पर गुंडों का चलेगा, न यहाँ हिंदू मुस्लिम का चलेगा, न यहाँ पर गाय का और मंदिर का चलेगा। यहाँ मुद्दा विकास का है, मुद्दा लोगों के दिमाग में है। और जब आप इस विधानसभा क्षेत्र के कोने में इस कोने से उस कोने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ यहाँ पब्लिक चुनाव लड़ रही है आदित्य पांडे का, और जाति बंधन टूट चुके हैं। यहाँ पर धर्म की बात खत्म हो चुकी है और सिर्फ एक बात है कि हमको जात की राजनीति करने वालों को, धर्म की राजनीति करने वालों को किनारे करना है और सिर्फ हमको आदित्य पांडे को यहाँ से भेजना है और बहुत बड़ी लीड के साथ आप देखेंगे ये सीट हम जीतेंगे और बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी। और मैं कोशिश करूँगा, मेरी जनता की अपेक्षा है कि मुझे और बड़ी जिम्मेदारी मिले जिससे हम इस क्षेत्र का जो रहा साहब विकास बचा है उसको मैं बड़ी तेज़ी से पूरा करूँ। पता नहीं जब यहाँ की कुछ ऐसी है, यहाँ का टोटका है कि लगातार 2 बार नहीं होता, मैं चाहूँगा टोटका टूट जाए। 12 में मुझे टिकट मिलता तो टोटका टूट जाता, क्योंकि निर्दल भी 30,000 वोट मुझे मिला था। अगर पार्टी का सपोर्ट होता तो फिर मैं इस टोट को तोड़ चुका होता, लेकिन टोटका होता है, मेरा टिकट कट गया तो टोटका फिर से लागू हो गया। और यहाँ का एक टोटका और भी है कि जो यहाँ का एमएलए होता है उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है सन 52 के बाद अभी तक। तो मुझे लगता है बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी और इस क्षेत्र का जो रहा सा विकास, भरपूर विकास है, उसको मैं करूँगा। क्योंकि यहाँ के जो पूर्ववर्ती नेता रहे वो
अर्थ की राजनीति करते रहे। हम नाम और यश की राजनीति करते हैं। आज मैं फतेहपुर जनपद में अगर आप कभी सर्वे करें तो ये कहा जाएगा कि आदित्य पांडे जैसा एमएलए हमको चाहिए। पूरे जनपद में भी, विधानसभा में नहीं, और जनपद के आसपास के घाटमपुर में भी, रायबरेली में भी, हमीरपुर में लोग चर्चा करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि फिर से एक बार ऐसा हो कि लोग कहेंगे आदित्य पांडे जैसा बड़ा नेता हमको चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य पांडे जी ने हमारी इस चुनावी चर्चा कार्यक्रम में बताया कि यहाँ की जनता का रुख किधर है। पूरी तरह उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो दिसंबर माह से ही इस चुनावी चर्चा में, इस चुनावी जनसंपर्क में लगे हुए हैं, और जनता जो वोट है वो उनके चेहरे पर देती है। यहाँ सपा और भाजपा जो है उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर पाई जा रही है। तो आपको अगर विधायक बनते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आगे की जो कवरेज होगी वो हम लोग आगे करते रहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।